नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो देखिए, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे वो 9th का एग्ज़ाम हो या फिर 10th का हो या फिर 12th का हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनता है। तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है वो है वर्ण। तो देखिए, हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो देखिए, बोलते समय हम जिन ध्वनि का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ठीक है ना। यानी कि जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़, जैसे राम बोले, तो राम में देखिए जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं र, आ, यानी कि रा, अम, तो देखिए यही क्या होता है, यानी कि वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी वर्ण जो होता है वह भाषा की छोटी इकाई होती है। इसके बाद वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि देखिए वर्ण क्या होता है, जैसे कि देखिए हम यहाँ पर राम लिखे, ठीक है। राम को हम क्या लिख सकते हैं, तो र प्लस इसका खंड कर रहे हैं, तो देखिए र प्लस आ प्लस म प्लस ओ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राम का हमने क्या किया, खंड कर दिया। तो ये राम जो है ये वर्ण नहीं है। यहाँ पर जो रो है प्लस आ है प्लस मो है प्लस ओ है, ठीक है, इसका अब हम खंड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर रो पे रो में हलंत होगा, यहाँ पर मो में भी हलंत होगा। ठीक है। तो देखिए ये सब जो होता है ये आपका वर्ण हो जाता है और आप इसका खंड नहीं कर सकते हैं। तो आप वर्ण के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, ये क्या हो गया, आपका एक वाक्य हो गया। इस वाक्य के खंड किए जा सकते हैं। इसमें 4 शब्द प्रयुक्त हैं। देखिए इसमें 4 शब्द है, यानी राम है, पत्र है, लिखता है और है, यानी कि ये 4 शब्द है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम पत्र लिखता और है, ये सब क्या है, ये सब शब्द है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, इन ध्वनियों को और अलग अलग करके देखिए, इनको क्या करते हैं हम, अलग अलग, यानी जो शब्द बना है इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राम को देखिए अलग किया है, तो रो में हलंत प्लस आ प्लस मो प्लस ओ। ठीक है। इसके बाद देखिए पत्र का क्या किया है, खंड किया है, यानी अलग अलग किया है, तो प प्लस ओ प्लस तो प्लस रो प्लस ओ। इसके बाद देखिए लिखता का भी खंड किया गया है। इसके बाद है का भी यानी कि खंड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं यही सब ये आपका वर्ण होता है। जो आपको ये अक्षर दिखाई देते हैं ना, इसी को वर्ण बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ण किसको बोलते हैं, यानी वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका रो हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मो हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इसका आप खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण पावन होते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए वर्णमाला क्या होता है, वर्ण की माला यानी वर्णमाला। ठीक है। यानी वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वर्ण के बारे में समझिएगा, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती है, जैसे आपका ओ से लेकर यहाँ पर देखिए दिया गया है औ तक। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखिए किसी वर्ण की सहायता लेने का मतलब होता है, जैसे अगर हम क बोलते हैं तो क जो होता है ये 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। ठीक है। जैसे देखिए क में हलंत और प्लस ओ, यानी कि क का उच्चारण करने के लिए हमें क और ओ 2 ध्वनि का, यानी कि सॉरी 2 ध्वनि का मेल करना पड़ता है, तब जाके हमको क्या बनता है, क बनता है। लेकिन
जो स्वर वर्ण होते हैं उसमें किसी अन्य यानी कि वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि यह स्वतंत्र होती है, ठीक है ना। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, यानी कि ये जो होता है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण वर्ण हो जाएगा, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं, यानी कि उच्चारण करते हैं ना हम स्वर वर्ण को, तो उसके दृष्टि से यानी कि जो स्वर वर्ण होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घव स्वर और एक प्लुत स्वर होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए हर्षव स्वर किसको बोलते हैं, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि जो स्वर वर्ण होते हैं 11, जिसमें सबसे कम समय लगे उसे हर्षव स्वर में रखा जाता है। और ये 4 होते हैं, ओ और छोटी ई, छोटी ऊ और री होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 जो वर्ण है ये आपका हर्षव स्वर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपको दे देगा कि निम्न में से बताइए कौन यानी कि हर्षव स्वर है, और ये 4 मसन अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन नहीं ऑप्शन में रहेगा तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है दीर्घव स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर। तो इनके उच्चारण में हर्षव स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, यानी कि इनके जो हम उच्चारण करते हैं हर्षव स्वर को जो उच्चारण हर्षव स्वर का जो हम उच्चारण करते हैं उसमें जो समय लगता है उससे 2 गुना समय लगता है हमको दीर्घ स्वर के उच्चारण में, ठीक है। जैसे देखिए आ ई, बड़ी ऊ, ए ऐ ओ औ, यानी कि इनसे जो होता है दुगना समय लगता है, ठीक है। ये देखिए इनकी संख्या 7 होती है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में हर्षव स्वर और दीर्घव स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। इनका जो चिन्ह होता है यहाँ पर एस आकार का होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे जब हम लोग गाना या फिर कोई स्वर निकालते हैं जैसे रे, तो इसमें इस अक्षर का यानी कि प्रयोग होता है। तो आप लोग जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अक्षर दिखाई दे रहा है वही होता है आपका प्लुत स्वर, ठीक है ना। तो इसका हम प्रयोग कब करते हैं, जब यानी मान लीजिए हम कोई लंबा स्वर निकालते, सुनो ओम राम इत्यादि, ये जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं तो प्लुत स्वर का यानी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी कि जिन वर्ण का उच्चारण हम स्वर्ण वर्ण की सहायता से करते हैं, जैसे यहाँ पर बताए थे ना क का उच्चारण जो होता है वह क में हलंत प्लस ओ, इसमें क्या होता है क, अब बोलिए इसमें देखिए अ का मात्रा आएगा, ठीक है। तो यानी कि क का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या आता है स्वर वर्ण आता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 33 होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इनके भेद देखिए आप लोग, सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद उष्ण व्यंजन होता है, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ा से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें देखिए क से लेकर आपका जो म होता है वहाँ तक जो वर्ण होते हैं वो आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, और इनकी संख्या 25 होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर है अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच होता है, उसको क्या बोलेंगे हम अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे, और इनकी जो संख्या होती है वो भी 4 होती है, य र ल व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य र ल और व, ठीक है। इसे आप लोग माइंड में बिठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद देखिए इन्हें अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा उष्ण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए सौ हो जाएगा, सौ यानी कि उष्मा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो
ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह, ठीक है। तो ये जो होता है आपका उष्ण व्यंजन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 ये हो गया और 4 ये, आपका 8 हो गया। अब प्लस में 25 कितना हो जाता है, टोटल 33 हो जाता है। तो यही 33 जो होते हैं आपका व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, यानी कि जो दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, अक्ष, तरो और ज्ञ और स्रो, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि अक्षर जो है वह किन किन अक्षरों से मिलकर बना है, यानी किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो क और मूर्धन स्व, ठीक है। तो रो जो है आपका तो और रो से मिलकर बना है, और ज्ञ जो है जो और व से मिलकर बना है। इसके बाद स्वरो जो है आपको तालमसो और रो के सॉरी तालमसो और रो के मिलने से बना है। और आप लोग याद रखिएगा, जो पहला अक्षर होता है उसमें हलंत लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होता है। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा र और ढ, ठीक है। तो देखिए इनको ही हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, अनुस्वार हम किसको बोलेंगे, तो देखिए अंग जो आप लोग पढ़ते हैं इसी को अनुस्वार बोला जाता है, और इसको जो यानी कि अह पढ़ते हैं इसको यानी विसर्ग बोला जाता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो यानी कि अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। और ये हिंदी वर्णमाला के दो अयोगवाह वर्ण है, यानी कि जो अंग होता है, ठीक है, और अ होता है, इसको हम लोग अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे अयोगवाह वर्ण भी हम लोग कहते हैं। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला नंबर है, आपका अगला नंबर टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये बहुत ही भिभिया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर है कंठ, ठीक है। तो कंठ को हम लोग क्या करेंगे, तो के मानेंगे, ठीक है। आप लोग ट्रिक समझिएगा ध्यान से। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर तालु यानी कि टी। अब देखिए कंठ, कंठ लिखेंगे ना, कंठ कंठ ऐसे लिखेंगे यानी कि केस चालू होगा। इसके बाद तालु में देखिए क्या होता है, तो आपका टी से चालू होता है। इसके बाद मूर्धा यानी एम से चालू होगा। इसके बाद दंत यानी कि डी से चालू होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ओस्ट आपका ओ से चालू होगा, यानी कि के टी एम डी ओ, केटीएम दो। आप लोग अपना फिंगर लीजिए, देखिए हाथ है ना आपका, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका ये हाथ हो गया, ठीक है, ये आपका हाथ हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको के मानता है, के मानना है। और इसके बाद के टी एम, इसके बाद डी इसको मानना है, ओ मानना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंठ हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धा हो जाएगा, डी से आपका दंत हो जाएगा, ओ से आपका ओष्ठ हो जाएगा। अब देखिए के से क वर्ण हो जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले क वर्ण, इसके बाद आपको याद रखना है चौवर्ण, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है टो वर्ण, इसके बाद तो वर्ण, इसके बाद आपको याद रखना है प वर्ण। यानी कि के से कंठ, कंठ से आपका हो जाएगा कोख पूरा, और टी से तालु यानी कि चौछो पूरा। इसके बाद एम से मूर्धा यानी कि आपका हो जाएगा टोठो पूरा हो जाएगा। इसके बाद डी से होता है दंत यानी कि तोथो पूरा हो जाएगा। इसके बाद ओ ओष्ठ यानी कि आपका ये पोफो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी बात यानी जो वर्ण है, ठीक है, ओ आ, ठीक है, इसमें याद रखना है तालु, छोटी ई बड़ी ई, और मूर्धा में री और एक और री होता है, उसको भी यानी इसी में गिना जाता है। इसके बाद आपका हो जाएगा इसमें यानी कि स्वर वर्ण के एक भी वर्ण नहीं आते हैं। फिर ओष्ठ में आते हैं छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा तालु में देखिए यो आता है, मूर्धा में आपका रो आता है, दंत में लो आता है, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर कंठ में ह और अंगह, इसमें सॉरी अह,
हो और अह यानी कि इसी में आ जाता है। तालु में आ जाएगा तालम सो, मूर्धा में मूर्धन सो, दंत में दंत सो। ठीक है। इसके बाद देखिए होस्ट में आपका कोई वर्ण अन्य वर्ण नहीं आता है। इसके बाद नासिक में अह आपका हो जाएगा, यानी कि जो पांचवा अक्षर होता है सबका, जितने भी यानी कि आपके वर्ग होते हैं उसका जो पांचवा अक्षर होगा वही आपका नासिक में आता है। और कंठ तालु से यानी कंठ और तालु को यानी कि जोड़ दीजिएगा तो कंठ तालु बनेगा, और यानी कि उससे जो उच्चारण होता है वो ए ऐ का होता है। इसके बाद कंठोष्ठ से यानी कंठ प्लस ओष्ठ, इनसे जो बनता है कंठोष्ठ बनता है, और इनसे जो उच्चारण होता है वो ओ और औ का होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा दंतोष्ठ। ये इस बार पूछा गया था यानी कि वो का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंत ओष्ठ, यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों को मिला दीजिएगा दंतोष्ठ बनेगा, और दंतोष्ठ से ही व का उच्चारण होता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। तो आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अगर लाभदायक लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।